बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सिंध टेक्स्ट बुक की जो कंप्यूटर साइंस की 9th क्लास की बुक है उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, चैप्टर जो उसका है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसकी एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है चूज़ द राइट आंसर। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी इज़, वो कौन सी डिवाइस है? दैट इज़ अ स्कैनर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द वोलेटाइल मेमोरी लूजेज कंटेंट एज पावर इज़ डिस्कनेक्टेड, तो इसका आंसर नंबर बी है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है मीडिया प्लेयर्स आर इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रोग्राम दैट आर जनरली इंस्टॉल टू मैनेज एंड मेनटेन ओवरऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आंसर नंबर इसका हमारा ए है। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न लैंग्वेजेस यूजेस इंटरप्रेटर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द सीपीयू विद मेन मेमोरी दैट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर लोकेशन इज़ एड्रेस बस। अगला क्वेश्चन है, द इनएक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर्स आर माइक्रो कंप्यूटर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI वाज डेवलप्ड इन सेकंड जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु यूज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप प्रोग्राम इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा बी पार्ट है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो इसका हमने आंसर देना है। तो मैंने इस बुक से देखा है तो वहाँ पर कुछ इतने अच्छे आंसर्स जो थे वो नहीं दिए गए थे, तो इसलिए मैंने ये जो आंसर्स हैं ये मैंने एक वेबसाइट पर लिख दिए हैं और आप इधर से आप इनको प्रिंट कर सकते हैं और इनको आप कॉपी भी कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है जो इनको कॉपी और प्रिंट कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन एनी टू फील्ड्स ऑफ लाइफ, तो ये वो वेबसाइट है, इसका जो लिंक है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इस तरह से ये हमारा उधर दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन है और इस तरह से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन है और ये उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है और उसके बाद ये क्वेश्चन और इसके बाद ये क्वेश्चन है और ये वाला भी है बुक में दिया हुआ और आखिर में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये जो सारे आंसर्स हैं मैंने खुद लिखे हुए हैं, तो मैंने कोशिश की इसको बड़े ही आसान अल्फाज में आपको जो है ना वो लिख कर दूं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये काफ़ी ये हेल्पफुल रहेंगे। तो ये जो वेबसाइट है इसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उधर से जाकर इस वेबसाइट का विज़िट आप करके ये आंसर याद कर सकते हैं या आप इनका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हम अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हो गया था उधर और क्वेश्चन नंबर 9 में है, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ जनरेशंस, कि ये हमें एक टेबल दिया गया है और इसमें हमने कुछ डाटा जो है वो डालना है। जिस तरह से ये ऊपर लिखा हुआ है, जनरेशंस, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन है। और इस तरह से ही जो है ये यहाँ पर हमने इसका पीरियड लिखना है कि कौन सा पीरियड है और इस तरह से ये टेक्नोलॉजी उस जनरेशन में कौन सी इस्तेमाल हो रही थी और यहाँ पर हमने कुछ उसकी एग्जांपल्स भी देनी है। तो सबसे पहले हम जो है अपनी फर्स्ट जनरेशन का पीरियड देखते हैं वो कौन सा है और कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हमारी बुक पर दिया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड है जो वो 1940 टू 1956 तक इसका पीरियड था। तो अब हमने यहाँ पर ये वाला लिख देना है और इसके बाद हमसे पूछी गई है कि इसकी टेक्नोलॉजी इसमें कौन सी इस्तेमाल हुई थी। तो वो टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर लिखी हुई है कि ये वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस करता था। तो यहाँ पर हम वैक्यूम ट्यूब्स लिखेंगे
और इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, मतलब इस जनरेशन में कौन कौन से मशीन जो थी वो थी, तो उसमें जिस तरह से ये लिखा हुआ है हमारे पास, एक ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है इसकी, और इस तरह से ही हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल भी है जो कि ये वाली है। ठीक है, ये भी हम उधर जाकर लिख लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से अब हम जो है वो सेकंड जनरेशन में जाएंगे, और सेकंड जनरेशन का सबसे पहले पीरियड देखेंगे कि वो ये वाला इसका पीरियड था। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, और इसके बाद इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, तो इसमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए थे, तो ये हम इधर लिख देंगे। ठीक है, और इसकी जो फेमस एग्ज़ाम्पल्स हैं उस मशीन की, तो जिस तरह से ये हमारे पास लिखा हुआ है कि ये इसमें ज़्यादा मशीन जो थी वो उस वक़्त इस्तेमाल हो रही थी। ठीक है, अब इसी तरह से हमने थर्ड जनरेशन को भी देख लेना है। थर्ड जनरेशन का जो पीरियड है वो हमारे पास ये है। तो इसके बाद इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई थी, तो वो आईसीज़ थे। ठीक है, तो ये हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यहाँ पर लिख देंगे, और इसमें जो मशीन जो थी वो ज़्यादा इस्तेमाल हुई थी वो ये वाली है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, और उसके बाद हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात होगी, तो हम फोर्थ जनरेशन में चले जाएंगे। तो ये इसकी टाइम रेंज है, और इस तरह से ही इसमें जो टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो माइक्रो प्रोसेसर्स की इस्तेमाल हो रही है। तो हम यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर्स लिख देते हैं, और इस तरह से इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मशीन जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, वो इसमें ये एप्पल मैकिंटॉश IBM PC जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारी फिफ्थ जनरेशन है, तो इसका टाइम पीरियड आप यही लिख दें, प्रेजेंट्स एंड बियॉन्ड। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो ये एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है, जिसमें सेल्फ़ लर्निंग है। तो आप यहाँ पर AI लिख दें, और उसके बाद हमारा जो इसमें मशीन्स हैं वो जिस तरह से ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रोबोट्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो इसमें शामिल हैं। आप इसमें सिर्फ आप इतना ही रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स ही यहाँ पर लिख दें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट्स एंड प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, कि आपने जो है वो बिजनेस, एजुकेशंस, इंटरटेनमेंट्स एंड प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स की जो है ना वो कुछ एग्जांपल्स देनी है। तो वो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दी हैं। जिस तरह से बिज़नेस के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें वर्डप्रेस है, विक्स है और मेलचैम्प वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। और एजुकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें मैथ टाइप है, मैटलैब है, या स्टैटिस्टिका जो प्रोग्राम है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। और इंटरटेनमेंट के लिए जिस तरह से VLC प्लेयर है, पॉट प्लेयर है, विंडो मीडिया प्लेयर है, ये सारे इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हैं। और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में देखें तो जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, कोरोड्रा है, या फ़ोटोशॉप वगैरह जो प्रोग्राम है ये प्रोडक्टिविटी कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें लिखा गया है कि मैच द कॉलम्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो हमने क्या करना है कि कॉलम्स A को देखकर कॉलम B के साथ जो इसको हमने मैच करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ALU लिखा हुआ है। तो ALU क्या करता है कि दिस परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं D, क्योंकि यहाँ पर D है तो यहाँ पर हमने D लिख दिया है। और उसके बाद अगला हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं
कि ये हार्डवेयर होता है दैट सेंड डाटा इनटू कंप्यूटर। तो ये यहाँ पर जी पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम जी लिख देंगे, ठीक है। और इस तरह से ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लिखा हुआ है। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये क्या काम करती हैं कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी स्टोर डाटा परमानेंटली। तो यहाँ पर F लिखा हुआ है, तो अब हम यहाँ पर F लिख देंगे। बात समझ में आ रही ना कि जो आंसर है उसका जो ये नंबर्स दिए हुए हैं ABC वाले वो हम उसके सामने लिख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की कोई एग्जांपल दें। तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं कि हेल्प्स टू प्रोड्यूस स्प्रेडशीट डेटाबेस ETC। ये अभी हमने देखा है। तो इसका नंबर क्या है E। तो अब हम यहाँ पर E लिख देंगे। तो उसके बाद हमारे पास है मैकेनिकल एरा। तो मैकेनिकल एरा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पीरियड्स ऑफ मैनुअली ऑपरेटेड मशीन। तो ये हमारे पास ए है। तो मैकेनिकल एरा में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स क्या करते हैं, दैट परफॉर्म 0101 इंफॉर्मेशन, मतलब बाइनरी इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या है, सी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी। तो आखिर में हमारे पास क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स। और माइक्रो कंप्यूटर्स क्या मुराद होता है, PC। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी। तो इस तरह से हमने जो अपनी एग्जांपल जो है वो, इस तरह से हमने जो अपनी एक्सरसाइज जो है वो हमने सॉल्व कर ली है। तो ये मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको बता दिया है। और इसके बाद हमारे पास कुछ एक्टिविटी दी गई हैं कि जिस तरह से कहा गया है कि डेवलप अ टाइमलाइन फॉर मेजर इन्वेंशंस इन कंप्यूटर एवोल्यूशंस। तो आपने एक टाइमलाइन बनानी है जिसमें आपने बताना है कि मेजर इन्वेंशन जो है वो कंप्यूटर एवोल्यूशंस में कौन कौन सी हुई हैं। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर जनरेशंस की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर जनरेशंस का जो टाइम जो है टाइमलाइन, उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं कि 1940 टू 1955 तक जो है वो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल थी। और 1965 टू 1936 में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आ गए। 1964 टू 1971 तक हमारे पास जो थे वो ICs आ गए हैं। ये एक टाइमलाइन जो है ना वो बन रही है। तो इस तरह से आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। तो इसके बाद हमारे पास अगली एक्टिविटी ये है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड राइट देयर यूजेस। कि आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने सबसे पहले लिखना है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में आप कीबोर्ड लिखें, माउस लिख दें, माइक्रोफोन लिख दें, कैमरा लिख दें। तो इनके आप जो है वो डिवाइसेस के नाम लिखने के बाद आगे एक टेबल और बना लें। तो उसमें आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी कि कीबोर्ड क्या काम करता है, माउस क्या काम करता है, माइक्रोफोन क्या काम करता है। इस तरह से आपने एक लिस्ट बनानी है। और उसके बाद फिर आपने एक आउटपुट डिवाइसेस की भी लिस्ट बनानी है जिसमें आपने प्रिंटर डाल देना है और LCD या मॉनिटर या स्पीकर जो है डाल देने हैं और साथ इसका आपने इस्तेमाल भी लिख देना है। तो इसके बाद हमारे पास अगली जो एक्टिविटी है वो ये है कि मेक अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट यू शुड नो बिफोर बाइंग अ कंप्यूटर। कि आपने अपनी एक स्पेसिफिकेशन जो आपकी रिक्वायरमेंट है एक कंप्यूटर ख़रीदने के लिए वो क्या है, उसकी आपने एक लिस्ट बनानी है। इस बात से मुराद ये है कि जब आपने कोई कंप्यूटर लेना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। मिसाल के तौर पर आपने कोई कोर टू डू सिस्टम लेना है या कोर टू क्वाड लेना है, i3 लेना है, i5 लेना है या i7 लेना है। तो इस हिसाब से ये जो मैंने आपको मॉडल बताए हैं ये एक मदरबोर्ड के मॉडल होते हैं कि ये जो मदरबोर्ड है और उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो कोर टू डू है या कोर टू क्वाड है या i3 का है, i5 है या i7 का है। तो उस हिसाब से उसके मदरबोर्ड भी होते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको कि आपने कौन सा मदरबोर्ड और प्रोसेसर लेना है। और उसके बाद अगली बात आ जाती है उसकी रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी की, कि वो आपने कितनी इस्तेमाल करनी है। मतलब आपने 4 GB लगवानी है, 6 लगवानी है, 8 लगवानी है, 12, जितनी आपने लगवानी है वो आप वहाँ पर लिख देते हैं। तो आगे रैम्स की जो है वो भी टाइप्स होती हैं, जिस तरह से DDR2, 3, 4। तो इस हिसाब से जो है ना वो मदरबोर्ड को देखा जाता है कि इसके ऊपर कौन सी रैम जो है वो लगेगी। तो उस मदरबोर्ड के हिसाब से जो है ना आपको रैम लगवाना पड़ती है। मतलब जिस तरह से अगर आप i3 का सिस्टम लेते हैं, i5 का लेते हैं या i7 का, तो उसमें आपकी DDR3 रैम जो है वो इस्तेमाल होगी। अगर आप कोर टू डू लेते हैं तो या कोर टू क्वाड लेते हैं तो उसमें मोस्टली जो है ना वो DDR2 रैम जो है ना वो इस्तेमाल होती हैं। तो उसके बाद आपने क्या है कि वो आपने हार्ड डिस्क देखनी होती है
कि आपने कितनी हार्ड डिस्क लगवानी है, डीवीडी रोम का देखना होता है। तो इस तरह से ये सारी रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि जब भी हम एक कंप्यूटर लेते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन होती हैं। तो उसके साथ अगर आपने कीबोर्ड लेना है, माउस लेना है, एलसीडी लेनी है, पावर्स केबल्स, यूएसबी, स्पीकर्स वगैरह, ये भी सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो इसमें शामिल होती हैं। मतलब जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, जो अगर हम लेना चाह रहे हैं तो उन सारों को ही हम लिस्ट करेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिस्ट एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड डिवाइसेस फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एनी 5। कि आपने क्या करना है कि अपने इर्द गिर्द में आपने देखना है कि आपने एनालॉग डिवाइसेस को देखना है, वो आपने नोट करनी है, और उसके बाद आपने डिजिटल डिवाइसेस को देखना है, और उसके बाद आपने हाइब्रिड डिवाइसेस को देखना है। और इस तरह से ये टोटल 5 आइटम जो हैं या 5 डिवाइसेस जो हैं इनकी आपने एक लिस्ट बनानी है। तो उसके बाद हमारे पास एक आखिरी एक्टिविटी है कि लेबल द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। कि ये एक डायग्राम बना हुआ है, तो इसको आपने लेबल लगाना है। तो इसको अब हम ज़रा लेबल लगा लेते हैं। सबसे पहले देखें, पहले हम इस डायग्राम को समझ लें कि ये हमारे पास सारा सीपीयू का एरिया है, ये वाला, ये सारा सीपीयू का एरिया है। तो इसको आप समझ लें कि ये हमारी इनपुट डिवाइस में आ रहा है, ये हमारी इनपुट है, और इसको आप कह लें कि ये हमारी आउटपुट है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ऊपर टॉप वाला एरिया है, यहाँ पर क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा। तो सीपीयू को अंदरूनी सतह पर जो है ना वो 3 तरह पर कैटेगराइज किया जाता है। तो उनमें से जो सबसे पहला कैटेगरी है टॉप लेवल पे, वो, तो उसमें जो पहली कैटेगरी है जिसको हम जो है ना वो क्लॉक सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लॉक सर्किट। क्लॉक सर्किट होता है, और इसके साथ एक चीज़ और भी होती है जिसको हम रीसेट सर्किट भी बोलते हैं, वो भी इस हमारे लेवल पर ही होती है। तो इसमें एक और चीज़ भी होती है जिसको हम लैच सर्किट बोलते हैं, लेकिन आप फ़िलहाल ये 2 ही काफ़ी हैं, आप यहाँ पर 2 ही लिख लें। और यहाँ पर जो मिडल में चीज़ आती है वो हमारा ALU होता है, ठीक है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और यहाँ पर जो हमारा सेक्शन होता है, उस सेक्शन को हम रजिस्टर या कैश मेमोरी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके CPU के जो रजिस्टर्स होते हैं वो लगे होते हैं, या यहाँ पर इसके साथ जो है वो एक चीज़ और इस्तेमाल की जाती थी जिसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं। अब ये जो कैश मेमोरी होती है, इसके कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कैशे 1, कैशे 2, कैशे 3। तो यहाँ तक इसके लेवल्स होते हैं। लेकिन आप इन जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ इन चीज़ों को ही याद रखें कि हमारे टॉप लेवल पे हमारा जो है वो क्लॉक सर्किट्स और रीसेट सर्किट होता है, और मिडल में जो है हमारे पास अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है, और लास्ट में हमारे पास जो है ना वो इसका रजिस्टर्स और कैशे मेमोरी होती है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जो है उसके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।